एक क्लास हम लेट हैं क्योंकि आज के सेशन में दिल्ली सल्तनत दिया है, क्योंकि हमें क्लास लेट चल रहे हैं। चलिए अब हम क्लास को स्टार्ट करेंगे और समुद्रगुप्त को बताना था। तो आप जानते हैं ना, समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन कहा गया था। ये सारी बातें बताया था आपको। समुद्रगुप्त को V.A. स्मिथ ने भारतीय नेपोलियन कहा था। समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा गया। समुद्रगुप्त को लिच्छवी दौहित्र भी कहा गया है। यह तमाम नाम समुद्रगुप्त को दिया गया बच्चों। ये सारी बातें हमने आपको बता दिया था, ठीक है। तो इस तरह से समुद्रगुप्त थ्री 335 से 375 एडी तक शासन था। तमाम टाइटल इसको दिया गया था। अब आप देखिए, समुद्रगुप्त के दरबार में हरिसेन रहते थे बच्चों। ये हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे, यानी कोर्ट पोएट थे। ये समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे और इन्होंने प्रयाग प्रशस्ति को लिखा था। प्रयाग प्रशस्ति यह संस्कृत भाषा में है बच्चों। इसको इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन भी कहा जाता है। इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन भी कहा गया है। अर्थात इलाहाबाद स्तंभ लेख। इलाहाबाद स्तंभ लेख यह भी कहा गया है। देखिए संस्कृत भाषा में है। हरिसेन ने समुद्रगुप्त के बारे में लिखा है। प्रयाग प्रशस्ति आज की डेट में इलाहाबाद के किले में है, लेकिन पहले यह कौशाम्बी जिले में था। कौशाम्बी जिला पहले इलाहाबाद में था। इलाहाबाद से अलग एक जिला कौशाम्बी बनाया गया है। कौशाम्बी लेख अशोक का लेख था। अशोक ने अपने बारे में ब्रह्मी लिपि में लिखाया था, परंतु जब समुद्रगुप्त आया तो समुद्रगुप्त की उपलब्धियों को हरिसेन ने संस्कृत में कौशाम्बी वाले प्रयाग प्रशस्ति पर लिख दिया। बाद में अकबर जब सत्ता में आया, अकबर ने कौशाम्बी से शिफ्ट करके इलाहाबाद किले में रखवाया। इस पर समुद्रगुप्त की उपलब्धियां हैं। अगर आपसे पूछें इस पर क्या चीज है, तो बच्चों समुद्रगुप्त की अचीवमेंट्स हैं। समुद्रगुप्त की उपलब्धियां हैं, यानी अचीवमेंट्स। किसकी अचीवमेंट्स हैं बच्चों? समुद्रगुप्त के बारे में। बट याद रखिएगा, यह ऐसा लेख है जो तीन तीन किंग के बारे में। अशोक का कौशाम्बी एडिक्ट था, समुद्रगुप्त ने संस्कृत भाषा में लिखवा दिया, अकबर ने शिफ्ट करके इलाहाबाद किले में रखवाया। ऐसा एडिक्ट है जो तीन तीन राजाओं के बारे में है। इसी प्रयाग प्रशस्ति को रानी का लेख भी कहा गया है। प्रयाग प्रशस्ति को रानी का लेख भी कहते हैं, क्योंकि इस लेख को अशोक की एक रानी ने बनवाया था। तो प्रयाग प्रशस्ति आज की डेट में, पहले कौशाम्बी एडिक्ट था, कौशाम्बी से अकबर ने शिफ्ट करके इलाहाबाद किले में रखवाया। तीन तीन किंग के बारे में है। सबसे ज्यादा जानकारी अगर आपसे पूछें तो समुद्रगुप्त के बारे में है। इसको रचा किसने था? हरिसेन ने। हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे और हरिसेन कई पदों पे काम कर चुके थे। हरिसेन संधि विग्राहक भी थे, अर्थात वार मिनिस्टर भी थे समुद्रगुप्त के।
तो यह एडिक्ट बेहद इंपॉर्टेंट है बच्चों। बाकी समुद्रगुप्त के समय श्रीलंका का किंग मेघवर्ण था। मेघवर्ण किंग ऑफ श्रीलंका, उसने समुद्रगुप्त के दरबार में अपना एक राजदूत भेजा, यह कहलवाने के लिए कि गया के पास एक स्तूप बौद्ध भिक्षुओं को बनवाने दिया जाए, कुछ विहार बनवाने दिया जाए। तो मेघवर्ण की बात को समुद्रगुप्त ने एक्सेप्ट किया था। गया में बौद्ध भिक्षुओं के लिए स्तूप तथा विहार बनवाने दिया गया था। चूंकि समुद्रगुप्त भागवत धर्म को मानता था, श्रीलंका का किंग मेघवर्ण बौद्ध धर्म को मानता था, इसलिए रिक्वेस्ट भेजा था कि आप कुछ विहार बोध गया में बनने दीजिए। समुद्रगुप्त मना नहीं किया, एक्सेप्ट कर लिया था। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रयाग प्रशस्ति पर किसकी उपलब्धियां मिलती हैं, किसने इसको लिखा था, समुद्रगुप्त के बारे में हरिशरण ने लिखा था। बच्चे, समुद्रगुप्त के दो बेटे थे। बड़ा बेटा रामगुप्त बड़ा ही निकम्मा था, शकों से हार गया। शक नरेश यानी शक किंग बासन को अपनी पत्नी ध्रुवस्वामिनी के बदले छूटकर इंडिया आया था। शक नरेश से छूटकर वो अपने किंगडम में आया। इस शर्त पर छोड़ा था कि तुम अपनी पत्नी ध्रुवस्वामिनी शक किंग के कैंप में भेज दोगे। मान के आया। छोटे भाई चंद्रगुप्त सेकंड को बताया। चंद्रगुप्त सेकंड अपने बड़े भाई रामगुप्त से बड़ा रुष्ट हुआ, रामगुप्त से बड़ा नाराज हुआ। चंद्रगुप्त सेकंड ने ध्रुवस्वामिनी के भेष में पालकी में सवार होकर आगे पीछे सेना, कहार भी सैनिक के रूप में, अंदर पालकी के चंद्रगुप्त सेकंड बैठा था तलवार लेके। वह पालकी शक नरेश के कैंप में पहुंची, उसमें से चंद्रगुप्त सेकंड तलवार लेके निकला। शक नरेश को मार करके, शकों की सेना को हरा करके वापस अपने कैपिटल आया। बड़े भाई रामगुप्त को भी मार दिया। अपनी भाभी ध्रुवस्वामिनी से विवाह करके गद्दी पर बैठा। यह एक प्ले में पूरा डिटेल में दिया हुआ है। जयशंकर प्रसाद प्रसिद्ध लेखक हैं, जिन्होंने एक किताब लिखा है ध्रुवस्वामिनी। उस किताब में यही टॉपिक है। हालांकि वैसे जयशंकर प्रसाद ने कामायनी नामक ग्रंथ भी लिखा है बच्चों, लेकिन आपको बताएं कि जयशंकर प्रसाद ने ध्रुवस्वामिनी नामक प्ले लिखा है। एक और बात बताते हैं, विशाख दत्त ने देवी चंद्रगुप्तम नामक किताब संस्कृत में लिखा है। देवी चंद्रगुप्तम किताब में भी ध्रुवस्वामिनी वाला जो यह सीन था, यह भी उसमें इंक्लूड किया गया है। तो इस तरह से बच्चों समुद्रगुप्त 375 में मर गया। इसके दो संतानें, बड़ा बेटा रामगुप्त बड़ा ही निकम्मा था, इसने 5 वर्ष तक शासन किया था, यानी लगभग 375 से 380 तक का शासन इसका दिखाया गया है। दूसरा भाई चंद्रगुप्त सेकंड, बच्चों 380 से लेकर 415 एडी तक चंद्रगुप्त सेकंड का शासन है। अच्छा, कहीं कहीं इसका 375 से 415 तक दिया है, अर्थात रामगुप्त के शासन को नहीं दिखाया गया है, बट कहीं कहीं रामगुप्त के शासन को दिखाया गया है। निकम्मे भाई की हत्या करके चंद्रगुप्त सेकंड ने गद्दी पर कब्जा कर लिया। भाभी से विवाह कर लिया था। भाभी का नाम ध्रुवस्वामिनी। ध्रुवस्वामिनी, तो बच्चे ध्रुवस्वामिनी यह एक प्ले भी है। इस प्ले को संस्कृत भाषा में जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। यह प्रसिद्ध प्ले जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई है। एक तो इसमें जिक्र है इस घटना का, शक नरेश की हत्या किया, भाई को मारकर भाभी से विवाह किया चंद्रगुप्त सेकंड ने। एक इस किताब में भी है देवी चंद्रगुप्तम,
बच्चों देवी चंद्रगुप्तम, देवी चंद्रगुप्तम यह भी संस्कृत भाषा में, और इस किताब में भी देवी चंद्रगुप्तम में विशाख दत्त ने बच्चों इस घटना का जिक्र किया है। तो दो दो किताबें, और ये बड़ी बड़ी फेमस किताबें हैं, इनमें प्रश्न पूछा जाता है। तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है बच्चों, आकांक्षा, सुनील, सीमा, अमित, सभी लोगों को समझ में आ रहा है। ये प्रश्न आप टैकल कर सकते हैं अगर आप ध्यान से सुन लिया तो बहुत सारी बातें तो सुनकर याद हो जाएंगी, बट जो कहानियां बताते हैं थोड़ी थोड़ी, यही इतिहास को इंटरेस्टिंग बनाता है। तो कहानियों के पीछे जो कॉन्सेप्ट है उस पर फोकस करें। चलिए अब हम आपको लिए चलते हैं चंद्रगुप्त सेकंड, विक्रमादित्य के बारे में बताएंगे बच्चों। तो चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य प्राचीन काल का ऐसा किंग था जिसके शासन काल को स्वर्ण काल कहा गया है, और इसी की उपाधि थी बच्चे विक्रमादित्य। 380 से 415 एडी तक इसका शासनकाल था। तो विक्रमादित्य का मतलब अगर आपसे पूछ लिया जाए इसका मीनिंग क्या है, तो हिंदी में सूर्यपुत्र लिखा जाएगा, और बच्चों इंग्लिश में सन ऑफ सन, सूर्यपुत्र। वैसे तो कहा जाता है कि प्राचीन काल में पहला विक्रमादित्य उज्जैन का किंग विक्रम था। विक्रम नाम का एक राजा उज्जैन में रहता था, जिसने 57 बीसी में ग्रीक किंग को हराया था, एक यवन राजा को हराया। इस उपलक्ष्य में विक्रमादित्य की टाइटल लिया, और 57 बीसी में विक्रम संवत चला दिया। विक्रम संवत, विक्रम नाम के राजा ने उज्जैन में यवन किंग को हराने के बाद, यानी ग्रीक किंग को हराने के बाद स्टार्ट किया था। तो सबसे पहला विक्रमादित्य उज्जैन के विक्रम को मानते हैं, लेकिन कहीं कहीं आपको फर्स्ट विक्रमादित्य इसी को दिया गया है। तो यह थोड़ा सा विवादित पॉइंट है, आपको बता दे रहे हैं। चॉइस के हिसाब से लगाना है। उज्जैन का विक्रम आ गया तो वही लगेगा, वो नहीं तो आप इसको लगा सकते हैं। इंडियन हिस्ट्री में 14 विक्रमादित्य हुए हैं। फर्स्ट विक्रमादित्य उज्जैन का किंग विक्रम, जिसके दरबार में बैताल रहते थे, विक्रम बैताल। 57 बीसी में विक्रम संवत, विक्रम नाम के उज्जैन के किंग ने चलाया था, और उसी विक्रम किंग ने महाकाल मंदिर बनवाया था। अभी एक बच्चा जय महाकाल कर रहा था, तो महाकाल मंदिर उज्जैन में विक्रम नाम के राजा ने बनवाया था। लेकिन बच्चों यह विक्रमादित्य था। 14 विक्रमादित्य में अगर आपसे लास्ट विक्रमादित्य पूछा जाए तो अकबर के पहले आया था। हुमायूं के डेथ के बाद 1556 में हेमू नाम का एक राजा, वैसे हेमू रेवाड़ी का एक बनिया था, रेवाड़ी हरियाणा में है। हेमू नाम का एक रेवाड़ी का बनिया रेवाड़ी के बाजार में नमक और तेल बेचता था। किस्मत ने ऐसा पलटा खाया कि आदिल शाह की सेना में सिपाही बन गया, तरक्की करके सेनापति की पोस्ट पर चला गया। एक दिन हुमायूं की डेथ के बाद 1556 में मौका पाया, अपने मालिक आदिल शाह के खिलाफ विद्रोह कर दिया, बगावत कर दिया, दिल्ली आगरा पर 1556 में कब्जा कर लिया, विक्रमादित्य की उपाधि ले लिया। तो हेमू को हेमराज भी कहते हैं। लास्ट विक्रमादित्य हेमू था। और दिल्ली का अंतिम हिंदू राजा पूछ लिया जाए
तो हेमू था। जबकि दिल्ली का पहला हिंदू राजा 736 में अनंगपाल फर्स्ट था। 736 में दिल्ली ढिल्लिका के नाम पे दिल्ली शहर अनंगपाल फर्स्ट ने बसाया था। दिल्ली का पहला हिंदू राजा अनंगपाल फर्स्ट था, जिसने शहर बसाया और किंग बना। अंतिम हिंदू किंग पूछे हेमू था। और बच्चे इसकी एक टाइटल आपको बता देते हैं, शकारी। शकारी का मतलब होता है बच्चों शिकारी नहीं होगा, इसका मीनिंग होता है एनिमी ऑफ शकास, यानी शकों का दुश्मन। इसका मतलब शकों का दुश्मन होता है। जो किसने शकों को हराया तो शकों का दुश्मन कहलाया। तो इसको शकारी कहा गया है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। विक्रमादित्य की टाइटल ले लिया, बट आपको बताएं कि चंद्रगुप्त सेकंड के शासन काल को प्राचीन काल का स्वर्ण काल कहा गया है। क्यों कहा गया है? इस समय आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर, साइंस, टेक्नोलॉजी अपनी क्लाइमेक्स पर पहुंच गई, चरम सीमा पर। कला, वास्तुकला, साहित्य, विज्ञान एवं तकनीकी अपनी चरम सीमा पर थी। इसके शासनकाल को प्राचीन काल का स्वर्ण काल कहा गया है। तो बच्चों गोल्डन पीरियड यानी स्वर्ण काल कहा गया है। गुप्त काल को स्वर्ण काल कहते हैं। गुप्त काल में इसके शासन काल को स्वर्ण काल कहा गया है। क्यों कहा गया है? एक कारण तो था प्लेंटी ऑफ गोल्ड के कारण, यानी सोने की प्रचुरता के कारण। एक तो यह रीजन था, इस समय इंडिया में सोना ही सोना था। बच्चों दूसरा कारण था आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यह अपनी चरम सीमा पर थी। कला, वास्तुकला, साहित्य, विज्ञान एवं तकनीकी बच्चों यह अपनी चरम सीमा पर थी, क्लाइमेक्स पर थी। कला की दृष्टि से अगर आप देखें तो इस समय अजंता की गुफाएं बनी। अजंता की गुफाएं विश्व प्रसिद्ध। आप सभी जानते हैं अजंता की गुफाएं आज की डेट में औरंगाबाद में है। औरंगाबाद बच्चों महाराष्ट्र में है। तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अजंता की गुफाएं विश्व प्रसिद्ध गुफाएं प्रथम शताब्दी से लेकर 7वीं शताब्दी के बीच में बनी। फर्स्ट सेंचुरी एडी से 7th सेंचुरी एडी के बीच में बनी है। अलग अलग डायनेस्टी के राजाओं ने बनवाए थे। जैसे फर्स्ट सेंचुरी में स्टार्ट किया सातवाहन वंश के शासकों ने, आगे चलकर वाकाटक वंश के शासकों ने बनवाना स्टार्ट किया। वाकाटक वंश के राजा एक रुद्रसेन सेकंड थे, जिनका विवाह चंद्रगुप्त सेकंड की पुत्री प्रभावती गुप्ता से हुआ था। रुद्रसेन सेकंड के डेथ के बाद प्रभावती गुप्ता अपने छोटे बेटे के लिए, अपने बेटे के लिए संरक्षिका के रूप में शासन चलाया। चंद्रगुप्त सेकंड ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त की मदद किया और अधिकांश अधूरी गुफाओं को चंद्रगुप्त सेकंड ने कंप्लीट कराया। तो इस तरह सातवाहन वंश के शासकों ने स्टार्ट किया। कुछ गुफाएं वाकाटकों ने बनवाई। कई सारी गुफाओं को कंप्लीट चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में किया गया है। कुछ गुफाएं आगे भी बनती रही हैं। लेकिन बात यह है बच्चों कि अजंता की गुफाएं किससे रिलेटेड हैं? तो लगभग 500 से ज्यादा
महात्मा बुद्ध की जातक कथाओं को अजंता की गुफाओं पे चित्रित किया गया है, अर्थात यह बुद्धिज्म से ज्यादा है, सबसे ज्यादा बुद्धिज्म से है, कुछ हिंदू धर्म से भी हैं और कुछ जैन धर्म से भी हैं। लेकिन बच्चे याद रखिएगा, अधिकतर गुफाएं बौद्ध धर्म से हैं। बौद्ध धर्म में क्या है, जातक कथाओं से है। बुद्ध के पिछले जन्म की कथाओं से रिलेटेड अजंता की गुफाएं बनाई गई हैं। अजंता की गुफाओं में जो पेंटिंग है बच्चों, उसको फ्रेस्को पेंटिंग कहते हैं। फ्रेस्को पेंटिंग्स बेहद फेमस पॉइंट है ये। हिंदी में इसको भित्ति चित्र कहा जाता है, अर्थात गुफा को काटकर बनाते वक्त बुद्ध के जीवन में चित्र जो थे उसको बनाया गया है। तो अजंता की गुफाओं पर भित्ति चित्र है और इनको कलर से पेंट किया गया है। जिस कलर से पेंट किया गया था, आज भी कलर वैसे का वैसा है। ये गुफाएं इंडिया में रिच रिसोर्स हैं कल्चर की। क्यों बनते थे, जैसे मान लीजिए व्यापारी आते जाते वक्त इन गुफाओं में रेस्ट करते थे, मनन करते थे, शांति के लिए बैठते थे। और यहाँ पर बुद्ध के तमाम गुफाएं हैं, चैत्य हैं और विहार भी हैं। अजंता में कुल 30 गुफाएं हैं बच्चों, 30 गुफाएं, 30 केव्स हैं। और इन गुफाओं को 1983 में यूनेस्को के लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया था। शायद आप जानते हो, यूनेस्को की लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया भारत का प्रथम मॉन्यूमेंट अजंता की गुफाएं, दूसरा मॉन्यूमेंट एलोरा की गुफाएं, दोनों महाराष्ट्र के औरंगाबाद में हैं, दोनों बौद्ध जैन हिंदू धर्म से रिलेटेड है। और तीसरा मॉन्यूमेंट है ताजमहल, चौथा मॉन्यूमेंट है आगरे का लाल किला। चारों मॉन्यूमेंट्स को 1983 में यूनेस्को के लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया था। तो इसीलिए वर्ल्ड प्रसिद्ध अजंता की गुफाएं चंद्रगुप्त सेकंड के समय में बनी थी। अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, आगरा ताजमहल, आगरे का किला 1983 में यूनेस्को के लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज में सबसे पहले शामिल किया गया था। इंडिया की तरफ से 4 मॉन्यूमेंट्स हैं बच्चों, जिसको 1983 में शामिल किया गया था। ठीक है, तो इस तरह से कला की दृष्टि से राहुल यादव कह रहे हैं डिस्प्ले पे कुछ दिख नहीं रहा है। ऐसा है क्या बच्चे, डिस्प्ले पर कुछ नहीं दिख रहा है क्या? राहुल यादव लिख रहे हैं अभी तो ये शुरू है बच्चे, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। बच्चे डिस्प्ले पे दिख रहा है? ओके, दिख रहा है सर। ओके, क्लियर तो है? ओके बच्चों, चलिए थोड़ा और डार्क कर दिए, थोड़ा सा मैंने और डार्क कर दिया हूं, अब देखिएगा और ज्यादा। तो अभी तो भाई चलने दो, अभी तो जुम्मा जुम्मा 4 दिन तो पढ़ाते हो गया है ना, 4 दिन जुम्मा जुम्मा पढ़ाते हो गया आपको। अभी से आप पूछने लगे कब कंप्लीट होगा। आगे चलते हैं। अब देखिए आर्किटेक्चर की दृष्टि से अगर आप देखें, यानी वास्तुकला की दृष्टि से बच्चों, तो इस काल में, गुप्त काल में नागर स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर आई थी। नागर स्टाइल ऑफ टेम्पल यानी मंदिर बनाने की नागर शैली। बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट। इंडिया में सबसे पहली शैली है मंदिर बनाने की। इससे पहले इंडिया में मंदिर बनाने की कोई शैली नहीं है। फर्स्ट आर्किटेक्चर मंदिर बनाने की नागर शैली आई। उत्तर भारत की सभी मंदिर नागर शैली में। किसके मंदिर बने हैं? भगवान विष्णु के मंदिर हैं, कृष्ण के मंदिर हैं,
शिव के मंदिर हैं, यक्ष यक्षिणी के मंदिर हैं। गुप्त काल में चंद्रगुप्त सेकंड ने मंदिर का निर्माण स्टार्ट किया था इस शैली में। अब अगर आपसे कहा जाए कि इस शैली की मुख्य विशेषता क्या है, तो बच्चों इसकी मुख्य विशेषता पिरामिडल शिखर, पिरामिड आकार का शिखर, यह इसकी मुख्य विशेषता है। मेन फीचर अगर आपसे पूछा जाए तो पिरामिड आकार का शिखर, सुनो वो देना, पिरामिड आकार का शिखर यह इसकी मुख्य विशेषता है। तो 1 मिनट बच्चे, तो फिर स्टार्ट करते हैं। थोड़ी एसी बंद हो गई है, इसको चला दें और फिर क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। तो इस तरह से पिरामिड आकार का शिखर यह इसकी मुख्य विशेषता है। और इंडिया में बच्चों पहली मंदिर आपसे पूछें तो कानपुर में भितरगांव टेम्पल इंडिया में बनी पहली मंदिर है। और यह पहली मंदिर बच्चों ईंट की बनी हुई है, ब्रिक्स की बनी हुई मंदिर है। आइए चलते हैं, सही हो गया। तो आप सबों को समझ में आ रहा होगा। इंडिया की बच्चों लगभग 40 के करीब धरोहर हैं। अभी हाल फिलहाल में बच्चों शामिल किया गया है धोलावीरा, सिंधु सभ्यता का एक साइट है धोलावीरा, 2021 में शामिल किया गया है। और रमप्पा टेम्पल है, रमप्पा टेम्पल यह साउथ इंडिया में है, इसको भी अभी हाल फिलहाल में शामिल किया गया है। तो याद रखिएगा 2021 में शामिल किया गया 2 प्रमुख स्मारक इंडिया के, एक तो रमप्पा टेम्पल है, उसके बाद धोलावीरा सिंधु सभ्यता का साइट है, इसी साल शामिल किया गया है। बिल्कुल बच्चे, तेलंगाना में रमप्पा टेम्पल, बहुत बढ़िया। ठीक है, याद रखना ये आएगा क्वेश्चन। दोनों बता दिए आपको, रमप्पा मंदिर, धोलावीरा, दोनों ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट हैं, दोनों को इसी साल शामिल किया गया है। तो अगर आपसे पूछे कि फर्स्ट टेम्पल जो स्टाइल में बनी है, तो बच्चों भितरगांव टेम्पल, भितरगांव टेम्पल ये कानपुर में, यह पहली मंदिर है इंडिया में, भितरगांव मंदिर। अगर पूछे किसकी मंदिर है तो वसुदेव कृष्ण की है, वासुदेव कृष्ण की मंदिर फर्स्ट ब्रिक्स टेम्पल इंडिया की है बच्चों। सो मंदिर बनाने की कला गुप्त काल में चंद्रगुप्त सेकंड के समय में आई थी, तो वास्तुकला की दृष्टि से अपनी क्लाइमेक्स पर थी। झांसी में दशावतार मंदिर बनवाया, मध्य प्रदेश में नचना कुठारा की मंदिर बनवाया, मार्तंड टेम्पल बनवाया, यक्ष यक्षिणी की टेम्पल बनवाया, कानपुर में भितरगांव टेम्पल बनवाया। इंडिया में फर्स्ट मंदिर बनाने की कला नागर शैली चंद्रगुप्त सेकंड के काल में आई थी। इसके अलावा हम आपको बताते हैं वास्तुकला के अलावा लिटरेचर में आप देखिए कालिदास इसी समय थे बच्चों, कालिदास चंद्रगुप्त सेकंड के समय में थे।
कालिदास किसके दरबार में थे? तो कालिदास चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में थे। इनको भारत का विलियम शेक्सपियर कहा जाता है। भारत का विलियम शेक्सपियर कहा गया है। इनको इंडिया का विलियम शेक्सपियर कहा गया बच्चों। विलियम शेक्सपियर वैसे इंग्लैंड के थे। भारत का विलियम शेक्सपियर अगर आपसे पूछें कालिदास, लेकिन आप जानते हैं कालिदास महामूर्ख थे। उसी डाल को काट रहे थे जिस पे बैठे थे। 5 विद्वान ब्राह्मण एक मूर्ख की खोज में जा रहे थे, क्योंकि वेद्योत्तमा नाम की एक राजकुमारी थी, विवाह करेगी जो उसको कन्वर्सेशन में हराएगा, शास्त्रार्थ में जो उसे हराएगा वह उसी से शादी करेगी। बड़े बड़े ब्राह्मण विद्वान दरबार में गए, कोई उसको हरा नहीं पाया, सब हार गए। अंत में 5 विद्वान ब्राह्मणों ने एक योजना बनाई कि इस घमंडी लड़की की शादी एक मूर्ख से कराओ जिसे जीवन भर पछताती रहे। ये 5 ब्राह्मण विद्वान मूर्ख की खोज में चल गए। कुछ दूर गए, एक जंगल में देखा कि ये कालिदास मूर्ख उसी डाल को काट रहा था जिस पे बैठा था। ये समझ गए इससे बड़ा मूर्ख नहीं मिलेगा। इशारा करके इसको नीचे उतारा। नीचे आया, बोलने में अटकते भी थे, हकलाते भी थे। समझ गए कि बहुत बढ़िया कैंडिडेट रहेगा। इसको कहा कि देखो तुम्हारी शादी इस राज्य की राजकुमारी से कराएंगे, लेकिन शर्त यह है कि तुम 1 महीने तक बोलोगे नहीं, केवल इशारा करोगे बस। मान गया। चंदन टीका लगा के ब्राह्मण का भेष बना के ले गए दरबार में, विद्योत्तमा के सामने पेश किया। कहा ये हमारे पंडित जी हैं, 1 महीने का मौन व्रत धारण किया है, बड़े तपस्वी हैं, आपके प्रश्नों का उत्तर इशारों में देंगे। विद्योत्तमा मान गई। बीच में मूर्ख कालिदास को बैठा दिया। दोनों बगल पंडित जी लोग बैठ गए। विद्योत्तमा ने पहला प्रश्न एक उंगली उठाकर किया। मूर्ख ने सोचा कि एक आंख फोड़ने का इशारा कर रही है। मूर्ख कालिदास ने 2 उंगलियां दिखाई, कहा दोनों आंख साफ कर देंगे। पंडित ब्राह्मण जो बैठे हुए थे सकपका गए, मूर्ख ने 2 उंगलियां क्यों दिखाई। 5 विद्वान पंडित आसपास में आपस में सलाह मशविरा करके बताया, कहा आपने कहा इस ब्रह्मांड में परम ब्रह्म परमेश्वर एक है। हमारे पंडित जी कह रहे नहीं, 2 आत्मा और परमात्मा मिलकर, सोल और गॉड मिलकर परम ब्रह्म परमेश्वर बना है। बिना आत्मा के परमात्मा का कोई अस्तित्व नहीं है। विद्योत्तमा मान गई, कहा ये तो बहुत पहुंचे हो पंडित जी। दूसरा प्रश्न 5 उंगली उठाकर विद्योत्तमा ने किया। मूर्ख ने सोचा थप्पड़ लगाने का इशारा कर रही। मूर्ख कालिदास ने घूसा दिखाया, ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। अब विद्वान फिर सकपका गए, आपस में सलाह मशविरा करके एक्सप्लेन करके बताया। कहा कि आपने कहा कि 5 तत्व हैं, क्षिति जल पावक गगन समीर। हमारे पंडित जी कह रहे हैं ये 5 तत्व मिलकर के शरीर बनी है। विद्योत्तमा मान गई, कहा तो बहुत पहुंचे हो पंडित जी हैं, इशारों में एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, वह खुद नहीं समझ पा रही है। मान गई, शादी कर लिया, साथ साथ रहने लगे। 1 महीने के बाद इनका मौन व्रत टूट गया। एक ऊंट को देखा, भावुक हो गए। ऊंट शब्द मुख से निकल नहीं पाया, अटक गए। उतनी देर में ऊंट भी गायब हो गया। तब विद्योत्तमा को पता चला ये तो महामूर्ख है। गुस्से में आकर के विद्योत्तमा ने मूर्ख कालिदास पे जबरदस्त लात से प्रहार किया, किक किया। सामने काली मां के मंदिर में जाके गिरे। गिरते ही साइड से इनकी जीभ कटी और ब्लड निकला। देवी काली खुश हो गई, मूर्ख को वरदान दे दिया। तब से महाकवि कालिदास हो गई। तो सफल पुरुष के पीछे महिला का लात होता है बच्चों। और उसके बाद फिर काली मंदिर से आए और विद्योत्तमा के सामने संस्कृत में टफ टफ वर्ड्स यूज करने लगे। विद्योत्तमा भी पगला गई, ये क्या हो गया, अभी तो ये मूर्खतापूर्ण काम कर रहा था, अभी तो संस्कृत बोलने लगा। देन उसके बाद सेटलमेंट हो गया इनका आपस में। तो कालिदास ने पहला श्लोक बच्चे, फर्स्ट श्लोक कालिदास ने वागर्था विव संपृक्तौ वागर्था प्रतिपत्ते जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। पहला वंदना इन्होंने पार्वती का किया है बच्चों। इसलिए कालिदास तमाम किताबें लिख दिया है। पहली किताब का नाम है रघुवंशम।
यह इनकी फर्स्ट बुक है, संस्कृत में है। दूसरी किताब इन्होंने लिखा है अभिज्ञान शाकुंतलम, सबसे फेमस है। शकुंतला दुष्यंत की प्रेम कहानी है। बच्चों नेक्स्ट किताब मेघदूतम लिखा है। एक और किताब इन्होंने विक्रमो वर्षीय लिख दिया है, विक्रमो वर्षीय। एक और किताब कुमार संभवम लिखा है। बच्चों एक और किताब इन्होंने लिख दिया है मालविका अग्निमित्रम। एक और किताब इन्होंने लिख दिया है ऋतु संहारम, ऋतु संहारम। तो आप लात का कमाल देखिए, किताब पर किताब लिखते चले गए, 7 किताबें लिख दिया है। बिल्कुल बच्चे, हाथ भी होता है, लात भी होता है, जो सही लग जाए। बिल्कुल सीमा, ये सारी पुस्तकें इन्होंने लिखा है, बड़ी फेमस किताबें। तो बच्चे लात भी होता है, हाथ भी होता है, अब समय पर जो काम आ जाए उसी में सफलता मिलती है। चलिए, तो ये है किताबें कालिदास की, और कालिदास इसी समय में थे। बच्चों इसके अलावा, कालिदास के अलावा इस समय अमर सिंह, एक और विद्वान अमर सिंह थे। इन्होंने अमर कोश नामक ग्रंथ लिखा था। संस्कृत की इनसाइक्लोपीडिया है, अर्थात संस्कृत डिक्शनरी कह सकते हैं। संस्कृत शब्दकोश अमर सिंह ने अमर कोश की रचना किया है, इसी समय में थे। एक और विद्वान देखें, वराह मिहिर, वराह मिहिर। बच्चों यह खगोल शास्त्री थे। इन्होंने भी एक बुक लिख दिया है पंच सिद्धांत। तो इनके द्वारा संस्कृत में लिखित किताब पंच सिद्धांत है, वराह मिहिर। बच्चों इसी समय धन्वंतरी भी थे, धन्वंतरी। इनको आप जानते हैं, इन्हें गॉड ऑफ आयुर्वेद कहा गया है, इन्हें आयुर्वेद का भगवान कहा गया है। तो ऐसे ऐसे विद्वानों से इनका दरबार भरा पड़ा था बच्चों। इसके अलावा विष्णु शर्मा भी इसी समय थे, विष्णु शर्मा। आप जानते हैं इन्होंने पंचतंत्र लिखा है, संस्कृत में है पंचतंत्र, विष्णु शर्मा ने लिखा है। और बच्चे इनके अलावा इसी समय में कुछ और बड़े बड़े विद्वान थे। तो कालिदास की वजह से इस काल को संस्कृत का क्लासिकल एरा कहा गया है, शास्त्रीय काल भी कहा गया है। और बच्चे इनके अलावा कुछ और प्रतिभा वाले विद्वान थे। एक तो थे घट खरपरख, घट खरपरख। घट खरपरख। बच्चों यह एस्ट्रोनॉमर ये भी थे, खगोल शास्त्री ये भी थे। वेटाल भट्ट, एक वेटल भट्ट भी थे, वेटाल भट्ट, वेतल भट्ट भी थे बच्चों। आप जानते हैं इनको, ये जादूगर थे, ये जादूगर थे इस समय। छपणक, बच्चों छपणक जो थे यह व्याकरण से रिलेटेड थे, व्याकरणाचार्य थे। इनके अलावा शंकु भी थे, एक शंकु, यह वास्तुशिल्प से रिलेटेड थे, यानी आर्किटेक्चर से रिलेटेड थे। तो ऐसे ऐसे विद्वानों से भरा दरबार चंद्रगुप्त सेकंड का था।
आप शायद यह भी जानते हैं कि फाहियान नामक पहला चीनी यात्री इनके समय में ही आया था। फाहियान यह प्रथम चीनी यात्री था बच्चों, इस समय आया था और इस समय गया था। 399 में आया, लगभग 414 ईस्वी तक रहा था। फाहियान प्रथम चीनी यात्री थे। ये प्रथम चीनी यात्री। फाहियान ने किताब लिखा है, बुक का नाम है फुकुकी। यह किताब इन्होंने लिखा है। चाइनीज भाषा में यह किताब लिखा है और यह बौद्ध धर्म की स्टडी के लिए आए थे, बौद्ध बुक्स की स्टडी के लिए आए थे बच्चों। तो बड़ा ही फेमस पॉइंट है। चंद्रगुप्त सेकंड ने 2 अश्वमेध यज्ञ भी किया था। इस उपलक्ष्य में सोने का सिक्का भी चलाया था। अश्वमेध टाइप का सोने का सिक्का, किंग एंड क्वीन टाइप का सोने का सिक्का, यानी राजा रानी प्रकार का सोने का सिक्का, लॉयन हंटिंग टाइप का सोने का सिक्का यानी सिंह हंता, धनुर्धर प्रकार के सोने के सिक्के यानी बो एंड एरो टाइप का सिक्का। तो इस तरह से अगर आप देखें तो ऐसे ऐसे विद्वान इस समय इनके दरबार में रहते थे। और आपको बताएं कि साइंस टेक्नोलॉजी के दृष्टि से, विज्ञान तकनीकी की दृष्टि से बच्चों अगर आप देखें तो मेहरौली दिल्ली में है। यहां पर एक लौह स्तंभ है, इसका निर्माण चंद्रगुप्त सेकंड ने कराया था। आयरन पिलर, यानी लौह स्तंभ, मेहरौली में है बच्चों। दिल्ली के मेहरौली में आयरन पिलर पाया। चंद्र शब्द लिखा है, इसका मतलब चंद्रगुप्त सेकंड ने बनवाया। अष्ट धातुओं का मिक्सचर है, ऐसा भी कहा जाता है। कुछ विद्वान कहते हैं कि यह भीम की गदा है, कुछ कहते हैं महाभारत टाइम का यह कील है। तो बड़ा डिस्प्यूटेड है, लेकिन चंद्रगुप्त सेकंड का है। 8 धातुओं का मिक्सचर है। कौन कौन सी धातु हैं साइंटिस्ट पता नहीं लगा पाए, अभी तक इसमें रस्ट नहीं लगा है। खास बात यही है, चंद्रगुप्त सेकंड ने बनवाया था। यह चंद्रगुप्त सेकंड के द्वारा बनवाया गया था बच्चों। सो बेहद इंपॉर्टेंट था ये। और बाकी चंद्रगुप्त सेकंड के डेथ के बाद, चंद्रगुप्त सेकंड के डेथ के बाद इस वंश का पतन हो गया था। चंद्रगुप्त के डेथ के उसके उत्तराधिकारियों की काफी साल बाद आर्यभट्ट भी आए थे। आपने सुना होगा आर्यभट्ट का नाम, यही बता देते हैं आपको। आर्यभट्ट चंद्रगुप्त सेकंड के समय में नहीं थे बच्चों, क्योंकि 476 ईस्वी में पैदा हुए थे। आर्यभट्ट 476 एडी में पैदा हुए थे गुप्त काल में, लास्ट में थे। लेकिन आपको बताएं कि इन्होंने जीरो की खोज किया था, यानी शून्य इन्होंने ही दिया है। इन्होंने पाई की खोज किया बच्चे, पाई 2 पाई आर। इन्होंने दशमलव की खोज किया था, दशमलव इन्होंने खोजा है। और इनकी एक फेमस किताब भी है, रोमक सिद्धांत। रोमक सिद्धांत, या इसको सूर्य सिद्धांत भी कहते हैं। रोमक सिद्धांत अथवा सूर्य सिद्धांत नामक किताब इन्होंने लिखा था। बाकी इन्होंने किताब और लिखा है बच्चों, उस किताब का नाम है आर्यभटिया। तो प्रसिद्ध गणितज्ञ, गणित के प्रकांड विद्वान और ज्योतिष शास्त्री थे ये। यह गुप्त काल में थे। इन्होंने ही पता किया था कि अर्थ जो है सूर्य का चक्कर लगाती थी, लेकिन उसमें कोई माना नहीं। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती थी, सबसे पहले इन्होंने ही कहा था, लेकिन उसको माना नहीं, कॉपरनिकस वाला माना गया। तो गुप्त काल में प्रसिद्ध विद्वान आर्यभट्ट रहते थे।
लेकिन आपको बताएं कि चंद्रगुप्त सेकंड के डेथ के बाद गुप्त वंश का पतन स्टार्ट हो गया। क्यों? बाहर से हूण हमलाकारी आने लगे। तोरमान और मेहरकुल के नेतृत्व में हूणों ने बार बार इंडिया पर आक्रमण करना स्टार्ट किया, जिसकी वजह से गुप्त वंश का पतन बड़ी तेजी से हो गया था बच्चों। बट हम आपको एक पॉइंट यहां और बता देते हैं कि चंद्रगुप्त सेकंड के डेथ के बाद कमजोर उत्तराधिकारी सत्ता में आने लगे थे। चंद्रगुप्त सेकंड के डेथ के बाद इसका बेटा कुमारगुप्त फर्स्ट गद्दी पर बैठा। बच्चों ये 415 से 455 ईस्वी तक शासन किया वैसे तो, लेकिन विशाल किंगडम को संभाल नहीं पाया। हाँ, एक पॉइंट इसका बेहद इंपॉर्टेंट है, ये अवश्य याद रखें। नालंदा विश्वविद्यालय इसी ने बनवाया। नालंदा विश्वविद्यालय, इस विश्वविद्यालय का निर्माण इसी ने कराया। यह विश्वविद्यालय बिहार में है। प्राचीन काल में विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था ये। हर्षवर्धन के समय में यह विश्वविद्यालय चरम सीमा पर था। बिल्कुल शिव वर्मा बता दिए बच्चे, लेकिन याद रखिएगा हर्षवर्धन क्या नाम से आर्यभट्ट चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में नहीं थे। आर्यभट्ट 476 ईस्वी में पैदा हुए थे, जबकि चंद्रगुप्त सेकंड का शासनकाल 415 ईस्वी तक था। आगे चलकर गुप्त वंश में आर्यभट्ट थे, बट आर्यभट्ट चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में नहीं थे। इस बात को ध्यान रखिएगा, गुप्त काल में लगाइए, इसलिए 476 में आर्यभट्ट पैदा हुए थे बच्चों। तो नालंदा विश्वविद्यालय विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय इसी ने बनवाया। हर्ष के समय में अपनी क्लाइमेक्स पर था, लेकिन आप जानते हैं 1202 ईस्वी में, अर्थात इस समय बख्तियार खिलजी ने आग लगवा दिया था इस विश्वविद्यालय में। बिहार में मुस्लिम गवर्नर बख्तियार खिलजी ने इस समय नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगवा दिया था। यह आग 6 महीने तक जली थी। मुस्लिम किंगडम में गैर इस्लामिक शिक्षण शिक्षा का केंद्र नहीं चल सकता था। मुस्लिम किंगडम में गैर इस्लामिक शैक्षणिक केंद्र नहीं चल सकता था, और यह वर्ल्ड प्रसिद्ध था, बाहर से विद्यार्थी आते थे, इसलिए इसमें आग लगवा दिया। 6 महीने आग जली, लाखों पुस्तकें जलकर खाक हो गई थी। इस समय में हूणों का हमला हो गया था। बच्चे, हूण सेंट्रल एशिया से आते थे। यह कबायली टाइप के थे, चीन की दीवार क्रॉस नहीं कर पाते। भारत पर अटैक करके लूटपाट कर आगजनी कर फसलों में आग लगा देते, महिलाओं को विधवा कर देते। इनके दो प्रसिद्ध नेता थे, पहला था तोरमान और बच्चे दूसरा था मेहरकुल। तो इस तरह से यह हूणों के नेतृत्व, हूणों ने बार बार हमले किए। इनके आक्रमण से गुप्त वंश का पतन बड़ी तेजी से स्टार्ट हो गया था। इसने हूण हमले को नष्ट तो किया, इसने हूण आक्रमण को नष्ट किया बच्चों, लेकिन गुप्त वंश के पतन को नहीं रोक पाया। अर्थात इसके शासनकाल में हूणों का विनाश किया गया था, हूणों को हराकर भगा दिया गया था। लेकिन इसके डेथ के बाद बिल्कुल बार बार हूण अटैक करके इंडिया के तमाम क्षेत्रों पर कब्जा जमा के यहीं बस गए थे। तो इस तरह कई कमजोर उत्तराधिकारी आए, लेकिन एक उत्तराधिकारी भानुगुप्त था। भानुगुप्त का एक पॉइंट बेहद इंपॉर्टेंट है। इसने 510 ईस्वी में एरण लेख बनवाया था। हिंदी में इसको एरण लेख लिखा जाता है।
यह मध्य प्रदेश में है बच्चों। दरअसल इस लेख का बड़ा महत्व है, क्योंकि पहली बार इसी पर सती प्रथा का जिक्र है। यदि आपसे पूछा जाए कि सती प्रथा का पहला एग्जाम्पल इंडिया में कहां पर मिला है, तो सती प्रथा का पहला एग्जाम्पल एरण एडिक्ट पर मिला है। इस एडिक्ट का निर्माण भानुगुप्त ने करवाया था। भानुगुप्त का सेनापति लड़ाई में मारा गया। उस सेनापति की पत्नी ने अपने पति के डेड बॉडी के साथ सती हो गई थी। यह इंडिया में सती प्रथा का पहला एग्जाम्पल है। और आखिरी सती सितंबर 1997 में हुई थी। सीकर जिले में देवराला गांव में, सीकर जिला है राजस्थान में, देवराला गांव है, रूप कंवर नाम की लड़की ने जौहर कर लिया था, या सती भी कह सकते हैं उसको। तो याद रखिएगा, पहला सती का एग्जाम्पल यहीं पर है। और बाकी लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो इस तरह एक के बाद एक कमजोर उत्तराधिकारी गुप्त वंश में आए। लेकिन बच्चों, अगर आपसे कहा जाए कि लास्ट गुप्त किंग कौन था, तो अंतिम गुप्त राजा विष्णुगुप्त को लगाइएगा। नाम मात्र का लास्ट गुप्ता रूलर विष्णुगुप्त था। इस वंश का अंतिम गुप्त राजा यही था, लास्ट गुप्ता रूलर, अंतिम गुप्त राजा विष्णुगुप्त था। बट आपको याद रखना पड़ेगा कि गुप्त शासकों ने गोल्ड कॉइन्स, सोने का सिक्का, सबसे अधिक मात्रा में चलाया था। और सोने के सिक्के को बच्चे दिनार कहा जाता था। दिनार, गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को दिनार कहा जाता था। और दूसरी बात, गुप्त काल में चांदी के सिक्के को, चांदी का सिक्का, ये पूछा जाए तो इसको रूपक कहा जाता था। गुप्त काल में चांदी के सिक्के को बच्चे रूपक कहा गया है। और आपको बता दें कि गुप्त शासकों ने पहली बार सोने के साथ चांदी का सिक्का चलाया। प्लेंटी ऑफ गोल्ड कॉइन्स अगर पूछा जाए, सबसे अधिक मात्रा में स्वर्ण मुद्रा गुप्त शासकों ने चलाया। बच्चे, कुमार गुप्त थर्ड भी था, कुमार गुप्त सेकेंड, कुमार गुप्त थर्ड भी था, बुद्ध गुप्त भी था, ब्रह्मगुप्त भी था। अर्थात कई गुप्त राजाएं। कुमार गुप्त फर्स्ट के बाद स्कंद गुप्त आया, उसके बाद कुमार गुप्त सेकेंड आया, फिर भानुगुप्त आया, फिर बुद्ध गुप्त आया, फिर ब्रह्मगुप्त आया, फिर विष्णुगुप्त आया। लास्ट गुप्त किंग विष्णुगुप्त था। लेकिन इनका बीच में जो बता रहे हैं ना, कोई महत्व नहीं है। फालतू का टेंशन क्यों लोगे आप? याद करोगे कोई फायदा नहीं, कभी भी क्वेश्चन नहीं आया आज तक। हाँ, लास्ट गुप्त किंग इसलिए बताते हैं क्योंकि आ सकता है। आखिरी गुप्त राजा विष्णुगुप्त था। ठीक है पारुल बच्चे, समझ गए ना? कुमार गुप्त सेकेंड भी है, आगे चल के एक बीच में कुमार गुप्त थर्ड भी आया, बट बेहद निकम्मे थे, कोई महत्व नहीं इनका। लास्ट गुप्त किंग विष्णुगुप्त था बच्चे। तो इसलिए इसको भानुगुप्त को इसलिए बता दिए क्योंकि भानुगुप्त पर प्रश्न आया हुआ है। ठीक बच्चे, ओके। ये बात याद रखिए, ये सब बातें याद करने लायक है। दिनार, रूपक, सोने चांदी का सिक्का था। सबसे ज्यादा मात्रा में सोने का सिक्का गुप्त राजाओं ने चलाया। प्लेंटी ऑफ गोल्ड कॉइन्स गुप्त राजाओं ने चलाया था। सोने के साथ चांदी के सिक्के एक नहीं, कुमार गुप्त फर्स्ट ने 14 प्रकार के सोने का सिक्का चलाया था। अब आप समझ जाइए, 14 टाइप का। और समुद्रगुप्त
चंद्रगुप्त सेकंड ने 8 और 9 प्रकार के सोने का सिक्का चलाया था। इतना सोना था इंडिया में कि भारत प्राचीन काल में सोने की चिड़िया था। गुप्त शासक किस धर्म को मानते थे बच्चे? तो भागवत धर्म को मानते थे। भागवत रिलीजन, या इसको कह सकते हैं ब्राह्मण रिलीजन, ब्राह्मण रिलीजन। तो गुप्त शासकों का धर्म भागवत धर्म या ब्राह्मण धर्म। और आपको बताएं 18 पुराण हैं, 18 पुराण। पहला पुराण मत्स्य पुराण है। फर्स्ट पुराण जो है मत्स्य, विष्णु पहला अवतार मछली का लिए थे, तो मत्स्य पुराण है। और कुल 18 पुराण हैं। अधिकतर पुराण गुप्त शासकों के समय में लिखे गए हैं। इसमें पौराणिक कथाएं हैं। भागवत पुराण विष्णु पुराण को महापुराण कहा जाता है, लेकिन फर्स्ट पुराण पूछे मत्स्य पुराण है। मत्स्य मछली का अवतार। तो गुप्त शासक भागवत धर्म को मानते थे। भागवत धर्म में वासुदेव कृष्ण की पूजा ज्यादा होती थी, और विष्णु भी कहते थे इनको। विष्णु का वाहन क्या था बच्चे? विष्णु का वाहन गरुण पक्षी। गरुण पक्षी विष्णु का वाहन। यह गुप्त शासकों का नेशनल एम्बलेम था, गुप्त राजाओं का राष्ट्रीय प्रतीक था। तो गुप्त शासकों का राष्ट्रीय प्रतीक गरुण पक्षी विष्णु का वाहन था। तो इस तरह से गुप्त वंश का पतन हो गया। हाँ, एक बात और है, गुप्त काल में सामंती प्रथा अपनी चरम सीमा पर थी। गुप्त शासक मंदिर के लिए ब्राह्मणों को जमीन दान में देते थे। इतनी जमीन दान में इनको मिल गई कि वे सामंत कहलाए, बड़े बड़े सामंत हो गए। पतन में सामंती प्रथा का भी योगदान है। सामंती प्रथा को इंग्लिश में फ्यूडलिज्म सिस्टम कहते हैं। सामंती प्रथा इंडिया में सातवाहन शासकों ने स्टार्ट किया था। गुप्त काल में सामंती प्रथा अपनी चरम सीमा पर थी। तो बच्चों, आज की क्लास बस यहीं पर फिनिश करते हैं। आज का सेशन, आपके और भी सेशंस होंगे, और आज के सेशन में आपको हमने यहां तक बताए हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। क्लास तो बस खत्म है बच्चे। लास्ट से माने हमारा सेशन यहीं तक था। कोई डाउट है, आप पूछना चाहते तो आप पूछ सकते हैं, अन्यथा ये सेशन यहीं तक है बच्चे। ऑल क्लियर है ना? चलिए, जब नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे तो नए जोश के साथ और नए पॉइंट्स के साथ उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छी तरह से पढ़ें, सिलेक्शन ले जल्दी से। गुड नाइट बच्चों, नमस्कार, गुड नाइट।